नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो में। मित्रों, मेरा उद्देश्य बिल्कुल भी आपको डीएलएड और बीएड ही कराना नहीं होता है। मेरा उद्देश्य है कि आपको आपके मंजिल तक पहुंचाना है। लेकिन कल मैंने आपको एक सूचना दिया कि डीएलएड की जो है 15 अप्रैल के बाद कभी भी परीक्षा की डेट घोषित हो सकती है। उस डेट को देखने के बाद ज़्यादातर बच्चे हमसे रिक्वेस्ट किए कि सर आप कुछ मॉडल पेपर जो आप क्वेश्चन सीरीज चलाने की बात कर रहे थे, कुछ पेपर आप मुझे दे दीजिए। मित्रों, आज मैं जो है बाल विकास का पहला मॉडल पेपर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ठीक है, इस मॉडल पेपर में आपको 50 के 50 मतलब कि 40 क्वेश्चन आपके जो 50 नंबर वाले आपके 3 पेपर होते हैं। एक होता है बाल विकास, एक होता है शिक्षण अधिगम का सिद्धांत और एक होता है सामाजिक विज्ञान। इन तीनों में जो है आपके 50 नंबर वाले पेपर होते हैं और बाकी जो 5 पेपर होते हैं वो आपके 25-25 नंबर के होते हैं। इतना तो आप सभी लोग जानते हैं। जो 50 नंबर वाले पेपर हैं, उसी 50 नंबर वाले पेपर का पहला पेपर बाल विकास का मैं आपको देने वाला हूं। इस बाल विकास के 50 नंबर वाले पेपर में मैं आपको पूरा पेपर नहीं दे पा रहा हूं, क्योंकि अभी शाम को ही ये चीज़ें जो लिखते हैं, मैं नहीं लिखा हूं, ये कोई दूसरा लिखा है, उन्होंने लिख करके मुझे दिया। पूरा नहीं लिख पाए हैं। आगे से जितने भी पेपर जाएंगे वो पूरे के पूरे मॉडल रहेंगे, मतलब कि 50 के 50 पूरे के पूरे रहेंगे और ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जो आपकी परीक्षा में आएंगे। ठीक है, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, मैं फिर से कहूँगा, आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, हमारे जो लिखते हैं, जो कुछ भी करते हैं, उन्हें एक उत्साह पैदा होगा, उन्हें एक मोटिवेशन मिलेगा, वो आपके लिए बेहतर कर पाएंगे और हम भी आपके लिए दुगने उत्साह के साथ काम कर पाएंगे। जो भी हम कर रहे हैं बेहतर कर रहे हैं, मुझे भी यकीन होने लगेगा। ठीक है, तो आपके कहने पर अगर मैं काम कर रहा हूं तो हमारे कहने पर इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आपके स्क्रीन पर जो है दिखाई दे रहा होगा सभी पेपर। मुझे पता है कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपके पास जा रहा होगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में हम आपको बता दिए किसकी बात हम करने वाले हैं। बाल विकास की बात करेंगे और यह आपका पहला पेपर होता है। इसमें आपके पूर्णांक जो होता है वो 50 नंबर का पूर्णांक होता है। ठीक है, अभी हम इसे घटा लेते हैं, इतना कर लेते हैं। ठीक, चलिए, आपका 50 नंबर का पूर्णांक होता है और समय जो है 2 घंटा होता है। जो 50 नंबर वाले आपके 3 पेपर होंगे उसका समय जो है 2 घंटा होगा और सभी प्रश्न अनिवार्य होते हैं। इसमें कोई भी प्रश्न इधर उधर का नहीं होता है। निर्धारित अंक जो है सम्मुख उसके अंकित होते हैं। वैसे मैं आपको बता देता हूं, प्रश्न पत्र में 3 प्रकार के प्रश्न होते हैं। पहला होता है बहुविकल्पीय प्रश्न, दूसरा होता है अति लघुत्तरीय प्रश्न, तीसरा होता है लघुत्तरीय प्रश्न। जो बहुविकल्पीय प्रश्न होता है उसे केवल आपको लिख देना होता है। अति लघुत्तरीय प्रश्न में मिनिमम 30 शब्दों में आपको उत्तर लिखना होता है और जो लघुत्तरीय प्रश्न होते हैं इसमें आपको 50 शब्दों में उत्तर लिखना होता है। ठीक है, जैसे कि आगे प्रश्नों के माध्यम से स्पष्ट हो जाएगा कि आपको किस तरीके से लिखना है और किस तरीके से परीक्षा में प्रश्नों को अटेम्प्ट करना है। हमने पहले ही बताया कि इसमें जो है संपूर्ण पेपर नहीं कराया गया है, कुछ मॉडल आपको दिखाए गए हैं। आगे से जो पेपर दिया जाएगा आपको 50 नंबर वाले पेपर में किस तरीके से होगा वो आगे स्ट्रेटजी हम बताएंगे। चलिए पहले प्रश्न की बात करते हैं, जो बहुविकल्पीय प्रश्न होगा। मित्रों, मैं आपको बता दूं कितने कितने प्रश्न आपके आएंगे। बहुविकल्पीय प्रश्नों की संख्या जो 50 नंबर वाला पेपर होगा इसमें होगी 15। जो अति लघुत्तरीय प्रश्न होंगे इसकी संख्या होगी 15। ठीक है, उसके बाद जो लघुत्तरीय संख्या होगी वो होगा 10। 15 बहुविकल्पी, 15 अति लघुत्तरीय और जो है 10 लघुत्तरीय प्रश्न होंगे। अर्थात आपको लगातार लिखना है, कहीं भी किंतु परंतु कलम आपकी रुकनी नहीं चाहिए, कोई भी प्रश्न छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए प्रश्नों की बात करते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न 15 जो हैं, इसमें 15 के 15 बहुविकल्पीय प्रश्न आपको दिखाए गए हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है कि जन्म के समय शिशुओं के भीतर कितने संवेग पाए जाते हैं। जन्म के समय शिशुओं के भीतर कितने संवेग पाए जाते हैं। ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 12। ठीक है, जैसे कि जन्म के समय शिशुओं के भीतर जो है 3 प्रकार के संवेग पाए जाते हैं। कौन सा सही है? ठीक है, इसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है, तीसरा सही है, क्योंकि जन्म के समय जो है शिशुओं के अंदर 3 संवेग पाए जाते हैं, 3 प्रकार के संवेग पाए जाते हैं। मैंने संवेग का पूरा डिस्कशन किया है ना, संवेग का पूरा डिस्कशन किया है, आप लोग जरूर देखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं मित्रों, प्रश्नोत्तर नंबर 2 की। प्रश्न 2 की, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया था। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया था। मैंने यह चैप्टर, बुद्धि का चैप्टर, बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने आपको पढ़ाया है। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाया है। देखिएगा, फ्रायड ने दिया था, कोहलर ने दिया था, थांडाइक ने दिया था, कोपका ने दिया था। आपको पता है कि बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत जो है किसने दिया था। थांडाइक महोदय ने बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। आपको लिखना कैसे है, प्रश्नोत्तर नंबर 2 में
इसे स लिखिएगा, आगे लिखिएगा थार्नडाइक। इतना ही आपको बहुविकल्पीय में करना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादन थार्नडाइक ने किया था। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। एलेक्सिया क्या है? एलेक्सिया क्या है? मैंने जो अक्षमता होती है उस पर भी मैंने एक पूरा का पूरा चैप्टर लिया है, ये पूरा का पूरा लेक्चर लिया है कि एलेक्सिया क्या होता है। बताइएगा एलेक्सिया क्या होता है? एलेक्सिया मित्रों क्या होता है? पढ़ने की अक्षमता को हम एलेक्सिया कहते हैं। क्या है? पढ़ने की क्षमता को हम एलेक्सिया बोलते हैं। ठीक है, तो पढ़ने की अक्षमता को एलेक्सिया बोलते हैं, तो आपको इसे लिखना है प्रश्नोत्तर नंबर 3 में पढ़ने की अक्षमता। ठीक है, चलिए प्रश्न 4 की बात करते हैं। प्रश्न 4 है प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। मित्रों मैं इसमें डिस्क्राइब क्यों नहीं कर रहा हूं? कुछ लोग कहेंगे सर डिस्क्राइब करिए। डिस्क्राइब करने से पहले आप लोग मनोविज्ञान के उस चीज़ों को देखिए जो मैंने आपको लेक्चर में बताया है। इसमें केवल और केवल आपको प्रश्नोत्तर कराना हमारा उद्देश्य है, न कि डिस्क्राइब करना। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इस वजह से मैं डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है विचारों में सृजनात्मकता, अभिव्यक्ति में अनूठापन, कौतूहल, ये तीनों जो है प्रतिभाशाली होने के संकेत हैं। ठीक है, जो दूसरों का साथ होता है या प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं होता है। आप दूसरों के साथ रहेंगे तो क्या आप प्रतिभाशाली कहलाएंगे? बिल्कुल नहीं, है ना। तो उत्तर बा होगा। आपको कैसे लिखना है मैंने मॉडल में आपको 3 प्रश्नों में दिखा दिया, आपको उसी तरीके से बहुविकल्पीय प्रश्न लिखना है। आगे बात करते हैं, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया? मित्रों सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया? ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने आपको पढ़ाया है। अल्बर्ट बंडूरा साहब के सामाजिक अधिगम के सिद्धांत को मैंने बताया है। आपने अगर वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के 10-12 सिद्धांत के वीडियोज को जरूर देखिएगा, आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया था? मैंने अभी चॉम्स्की का सिद्धांत नहीं बताया, लेकिन भाषा विकास का सिद्धांत मित्रों किसने दिया था? तो यहाँ पे चॉम्स्की लिखा गया है। इंग्लिश में हम इसे चॉम्स्की पढ़ते हैं, हिंदी में चॉम्स्की पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे है, प्रतिभाशाली शिक्षा का प्रतिपादन किसने किया था? मित्रों प्रतिभाशाली शिक्षा का प्रतिपादन किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आप चारों ऑप्शन देखिए, जॉन ड्यूवी, फ्रॉवेल, जॉनसन, इनमें से कोई नहीं। तो जॉन ड्यूवी साहब ने जो है प्रतिभाशाली शिक्षा का प्रतिपादन किया था। ठीक है, जॉन ड्यूवी साहब। आगे बात करते हैं 8वें क्वेश्चन की कि थार्नडाइक ने सीखने के मुख्य रूप से कितने सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? मित्रों थार्नडाइक के सिद्धांत को मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके आया है, और किसी मनोविज्ञान के सिद्धांत पर 10,000 व्यूज मेरे उसी वीडियो पर आए हैं। 10,000 व्यूज लोगों ने देखा है और अपना प्रेम और आशीर्वाद दिया है। तो आप भी जाकर के थार्नडाइक के सिद्धांत को देखिएगा, मैंने बहुत ही बेहतर पढ़ाया है थार्नडाइक का सिद्धांत। ठीक है, तो थार्नडाइक के जो मुख्य रूप से सिद्धांत दिए हैं, अभ्यास, प्रभाव और तत्परता का नियम, यही 3 नियम उनके होते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक, 9वें क्वेश्चन की बात करते हैं। थार्नडाइक का सीखने का सिद्धांत नहीं है। थार्नडाइक के सीखने का सिद्धांत कौन नहीं है? अभी आपको मैंने बताया, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, ये तो थार्नडाइक के सिद्धांत, सीखने के सिद्धांत हैं। प्रयोग का नियम जो है थार्नडाइक के नियम में शामिल नहीं है। समझ में आया ना? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, प्रयोग का नियम। आगे बात करते हैं, थार्नडाइक ने अपना प्रयोग किस पर किया? मैं मित्रों इसमें मैं थार्नडाइक का प्रयोग कर दिया हूं ज़्यादा, तो देखिएगा थार्नडाइक ने अपना प्रयोग किस पर किया। मित्रों थार्नडाइक ने अपना प्रयोग जो है बिल्ली पर किया था, आप सभी लोग जानते हैं। पावलोव ने कुत्ते पर किया था, आप सभी लोग जानते हैं। स्किनर साहब ने चूहे पर किया था, आप सभी लोग जानते हैं, क्योंकि मैंने इन चीज़ों को पढ़ाया है ना। आगे बात करते हैं, वाटसन के अनुसार संवेग कितने प्रकार के होते हैं? मित्रों वाटसन, जो चीज़ें मैं यहाँ पे क्वेश्चन करा रहा हूँ, निश्चित रूप से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस वजह से मैं आपको करा रहा हूँ। वाटसन के अनुसार संवेग जो है 3 प्रकार के होते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत किसने दिया था? प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत यूपी टेट 2017, यूपी टेट 2021 दोनों साल आया था। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत किसने दिया था? मित्रों प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत थार्नडाइक ने दिया था। किसने दिया था? थार्नडाइक ने। 2017 और 2021 में लगातार पूछा गया है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अधिगम का सूझ का सिद्धांत किसने दिया था? अधिगम के सूझ का सिद्धांत किसने दिया था? मैंने बहुत ही बेहतर तरीके से बताया है, कोहलर के सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। कोहलर के सिद्धांत को मैंने पढ़ाया है। कोहलर और कोहलबर्ग में लोग मतलब कि थोड़ा सा नाच जाते हैं, कोहलर कौन है, कोहलबर्ग कौन है। तो स्क्रीन वीडियो देखिएगा, जो लेक्चर वाली वीडियो है, तब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अधिगम के सूझ का सिद्धांत कोहलर साहब ने दिया है। आगे बात करते हैं मित्रों, शैशवावस्था की आयु बाल विकास के अंतर्गत कितनी होती है? 1 से 3 वर्ष होती है, 3 से 4 वर्ष होती है, जन्म से 5 वर्ष होती है, 9 से 11 वर्ष होती है। तो शैशवावस्था आप सभी लोग जानते हैं कितनी अवस्थाएं होती है? 4 अवस्थाएं होती हैं। शैशवावस्था होता है, बाल्यावस्था होता है, उसके बाद कौन होता है, बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था होता है, उसके बाद प्रौढ़ावस्था होता है। तो शैशवावस्था की आयु कितनी होती है? जन्म से 5 वर्ष होती है। मित्रों अगर आपसे पूछा जाए कि बाल्यावस्था की आयु कितनी होती है, 5 से 10 वर्ष लगाइएगा या 11 वर्ष लगाइएगा।
5 से 12 वर्ष भी आप लगा सकते हैं, वो ऑप्शन के ऊपर निर्भर करेगा, लेकिन इतना सटीक ऑप्शन नहीं देगा। कहीं कहीं पर 6 से 12 दिया रहेगा, वह भी आप लगा सकते हैं। 5 से 12 दिया है, वह भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। जो किशोरावस्था होता है वह 13 से 18 वर्ष तक चलता है, और उसके बाद 18 वर्ष के 25 वर्ष 25 या उससे ऊपर वाली आयु जो है प्रौढ़ावस्था में चली जाती है, ठीक है। मैकडूगल ने कितने प्रकार के संवेग बताए? मैकडूगल की 14 संवेग में बताए थे। मैकडूगल के 14 मतलब कि मैं मैकडूगल के पूरे सिद्धांत को मैंने आपको पढ़ाया लेक्चर वीडियो में, ठीक है। बहुत ही बेहतर पढ़ाया है, उन चीजों को आप जरूर देखिएगा। अति लघुत्तरी प्रश्न, अब 15 क्वेश्चन आपको हो गए हैं। 15 क्वेश्चन बहुविकल्पी आपको किस तरीके से करना है, ठीक है। अब आपके सामने 15 क्वेश्चन में इसी तरीके से आप लिख देंगे, धड़ाधड़ लिखते चले जाएंगे, आपको 15 का 15 नंबर मिल जाएगा। समझ में आया ना? अगर आपको आता रहेगा तो 15 में 15 पूरा मार देंगे, एक भी क्वेश्चन आपको इसमें से एक भी नंबर नहीं कटेगा, आपका राइटिंग चाहे जैसे आए। लेकिन अब अति लघुत्तरी में आपकी राइटिंग भी अच्छी जानी चाहिए, और अति लघुत्तरी प्रश्न लगभग 30 शब्दों में लिखना होता है, और कोई जरूरी नहीं है जिसमें 30 शब्द आप लिख ही नहीं पाएंगे, उसमें कैसे लिखेंगे 30 शब्द। जैसे कि इसमें मैंने 16वां क्वेश्चन आपको लिया है, 16वां क्वेश्चन मैंने लिया है, कितने अति लघुत्तरी प्रश्नों की संख्या भी 15 रहेगी। ध्यान रखिएगा, अति लघुत्तरी प्रश्नों की संख्या भी 15 रहेगी, और यह भी एक एक नंबर का ही आएगा, और बहुविकल्पीय प्रश्न भी एक एक नंबर का ही आएगा, ठीक है। तो सामान्य बौद्धिक स्तर के बालक की बुद्धिलब्धि कितनी होती है? आपसे क्वेश्चन किया गया है कि सामान्य बौद्धिक स्तर के बालक की बुद्धिलब्धि कितनी होती है। तो आप अगर प्रश्नोत्तर लिखने चलेंगे तो आप इसी तरीके से लिखिए, प्रश्नोत्तर नंबर 16, 90 से 109 तक सामान्य बालक की बुद्धिलब्धि होती है। एक लाइन आप ऐसे लिख दीजिए। आप इतना भी लिखेंगे तब उनको एक नंबर देना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में उतना ही पूछा गया है, बच्चा उससे अधिक लिख ही नहीं सकता है ना। लेकिन अगर आपको लिखना है तो आप लिख दीजिए बुद्धि किसे कहते हैं, या बुद्धि कितने प्रकार का होता है, अगर आपको लिखना है तो। नहीं तो इतना भी लिखेंगे तब भी उनको एक नंबर देना है, नंबर नहीं कटने वाला है, ठीक है। आगे बात करते हैं मित्रों, अभिप्रेरणा का क्या अर्थ है। अभिप्रेरणा, मैंने अभिप्रेरणा पर लेक्चर लिया है, लेक्चर वीडियो मैंने आपको दिया है। अभिप्रेरणा का क्या अर्थ है मित्रों? मैंने उत्तर प्रश्नोत्तर आपको इसी तरीके से लिखना है, प्रश्नोत्तर नंबर 17। ये तो मैंने प्रश्न केवल लिख दिया है, इसे आपको उत्तर कॉपी में नहीं लिखना होता है, आपको कॉपी में प्रश्नोत्तर नंबर 17 लिखना है, और कॉपी के बीच में जब अति लघुत्तरी प्रश्न बहुविकल्पी प्रश्न आप समाप्त कर लें तो चाहे जिस पेज पर वो समाप्त हो, लेकिन नए पेज से ही अति लघुत्तरी प्रश्न, यहाँ पे अति लघुत्तरी बीच में डालिए, अति लघुत्तरी प्रश्न, और उसके बाद लिखिए यहाँ पर प्रश्नोत्तर नंबर, इस तरीके से लिखना है, प्रश्नोत्तर नंबर 17, ठीक है। उसके बाद आपको आगे ये चीजें लिखनी है। समझ में आया ना? चलिए, प्रश्नोत्तर नंबर 17 क्या है? अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया है जिसमें सीखने वाले की आंतरिक शक्तियां या आवश्यकताएं उसके वातावरण में विभिन्न लक्ष्यों की ओर निर्देशित होती हैं, ठीक है। ये चीजें हो गई, जैसे कि कुछ बच्चे कहेंगे सर अगर आपने बताया कि अभिप्रेरणा मोटिवेशन को कहते हैं, अगर हम इसे अपनी भाषा में लिखना चाहे तो क्या लिख देंगे तो नंबर कट जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं नंबर कटेगा। आप अपनी भाषा में मोटिवेशन क्या होता है, अभिप्रेरणा क्या होता है? अभिप्रेरणा जिसमें सीखने वाले की आंतरिक शक्तियां आवश्यकताएं उसके वातावरण में विभिन्न लक्ष्यों को निर्देशित करती हैं। इसका मतलब यह है अभिप्रेरणा मतलब मोटिवेशन जब आप किसी को देते हैं तो वह मोटिवेशन से बच्चा जो है अपने लक्ष्य की तरफ निर्देशित हो जाता है। जैसे मैं आपको मोटिवेशन देता हूं, यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा, हो न मायूस रख हौसला, न घबराई अंधेरे से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। मैं आपको मोटिवेशन क्यों देता हूं? आपको मोटिवेशन इस वजह से देता हूं क्योंकि आप अपने लक्ष्य के प्रति निर्देशित रहिए, और यही अभिप्रेरणा है, यही मोटिवेशन है। तो आप किसी भी तरीके से अपनी भाषा में भी लिख देंगे तो भी आपका नंबर नहीं कटने वाला है। समझ में आया ना? चलिए आगे बात करते हैं मित्रों, मध्यांक की कोई एक परिभाषा लिखिए। मित्रों मध्यांक किसे कहते हैं आपको यही लिखना है। मित्रों यहाँ पे उत्तर लिखा गया है, प्रश्नोत्तर नंबर 18, इसी तरीके से आपको लिखना है। मध्यांक समंक श्रेणी का वह चर मूल्य है जो समूह को 2 बराबर भागों में इस प्रकार बांटता है कि एक भाग में सभी मूल्य मध्यांक से अधिक हो और दूसरे भाग में सभी उससे छोटे हों। मित्रों मध्यांक के बारे में मैं आपको जो है किसी दूसरे वीडियो में मध्यांक का एक लेक्चर वीडियो में आपको दे दूंगा, मध्यांक क्या होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप जानते हैं मध्यांक के बारे में तो आप जो है मध्यांक के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा मध्यांक क्या होता है, क्योंकि मैंने मध्यांक नहीं पढ़ाया है, लेकिन आपको तो जानना है मध्यांक क्या होता है ना, आपको जरूर लिखना है इस वीडियो में, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन मैं नहीं पढ़ाया हूं, इस वजह से मैं आपको कह रहा हूं, आप सर्च करके बताइएगा मुझे। हल के अनुसार सीखने की प्रक्रिया का आधार क्या है? हल के अनुसार एक वैज्ञानिक है, हल के अनुसार सीखने की प्रक्रिया का आधार क्या है? हल ने सीखने की प्रक्रिया का आधार जो है आत्म संशोधन बताया है। ये इंपॉर्टेंट है, इस वजह से मैं ये क्वेश्चन दिया हूं क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हल के अनुसार सीखने की प्रक्रिया का आधार क्या है? आप लिखिएगा, हल के अनुसार सीखने की प्रक्रिया का आधार
आत्म संशोधन है। अब कुछ बच्चे कहेंगे भैया इसमें तो 30 शब्द हुआ ही नहीं, कैसे हमको नंबर हुआ पूरा 1 नंबर मिलेगा। अगर जहाँ पे आपको 30 शब्द लिखी आप नहीं पाएंगे वहाँ पे 30 शब्द क्या लिखेंगे। जैसे यहाँ पे आप देखिए अभिप्रेरणा का क्या अर्थ है, आप यहाँ पे 30 नहीं 40 शब्द लिख सकते हैं, 40 नहीं 50 शब्द लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे लिख सकते हैं। अब यहाँ पर तो आप लिख ही नहीं सकते हैं तो फिर क्या लिखेंगे, है ना। इतना भी आप लिख देंगे तब भी आपको नंबर दिया जाएगा। समझ में आया ना। चलिए आगे बात करते हैं। जीन पियाजे ने बालक की संज्ञानात्मक विकास को किन्हीं दो श्रेणियों का वर्णन करिए। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को आपको लिखना है, तो आप एक ऐसी मतलब कि मैंने यहाँ पे बहुत ही शॉर्ट में लिखवा दिया है, आपको किस तरीके से लिखना है मित्रों। इसमें मैं शॉर्ट करके मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आएंगे। मॉडल आदर्श प्रश्न पत्र देने का उद्देश्य मेरा है। आपको लिखना कैसे है मैं आपको बता दूं, ईमानदारी से मैं आपको बता रहा हूं, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। जितना अधिक से अधिक आप लिख सकते हैं, जितना अधिक से अधिक आपका दिमाग सोच सकता है, जितना अधिक से अधिक आप कर सकते हैं उतना करने का प्रयास करिएगा। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को 4 भागों में विभाजित किया गया है। प्रश्न के अनुसार इनमें केवल 2 अवस्थाएं पूछी गई हैं जिसका उत्तर निम्नलिखित है। आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। पहला है संवेदीगामक अवस्था, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा क्या है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, चौथा क्या है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। चारों अवस्थाएं मैंने आपको बताया है, लेकिन आप इस तरीके से लिखिएगा, है ना। संवेदीगामक और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसके ऊपर आप पियाजे के बारे में अगर कुछ जानते हैं तो उसे आप जरूर लिखिएगा। आपको अगर बेहतरीन लिखना है, आपको बेहतरीन नंबर लेना है। या मैं यहाँ पर 60 में लिखवा दिया हूँ, ठीक है। चलिए लघुत्तरी प्रश्न, ये तो मैंने 5 क्वेश्चन ही केवल वर्तमान के समय में ले पाया हूँ, आगे से थोड़ा सा प्रयास करूँगा। चलिए लघुत्तरी प्रश्न में आपको मैंने बुद्धि से क्या तात्पर्य है मैं आपको बताना है। बुद्धि से क्या तात्पर्य है, आपको कैसे लिखना है। यहाँ पे पहले लिखिएगा नए पेज पे, जैसे ही लघुत्तरी समाप्त करिए यहाँ पे नए पेज पे लिखिए लघुत्तरी प्रश्न। उसके बाद लिखिए प्रश्नोत्तर नंबर 31 से शुरू होता है, 31 से 40 तक लघुत्तरी प्रश्न होता है इसमें 50 नंबर वाले पेपर में। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है बुद्धि से क्या तात्पर्य है और बुद्धि क्या है या बुद्धि के कितने प्रकार के होते हैं। जो भी क्वेश्चन आपको आ जाए आपको यही लिखना है। मित्रों बुद्धि से आशय क्या है, मैंने बहुत ही बेहतर तरीके से बुद्धि चैप्टर को कंप्लीट करवाया है। बुद्धि जो है सोचने की क्षमता है। एक वैज्ञानिक के अनुसार आप लिख दीजिए, बकिंघम के अनुसार बुद्धि क्या है, बुद्धि सीखने की योग्यता है। बकिंघम के अनुसार मैंने बुद्धि के परिभाषाओं में कई वैज्ञानिकों का नाम बताया है, तो आप उसे लिख सकते हैं। अगर आपने वीडियोज को देखा है, अगर आप पहले से पढ़ाई की है तो आप लिख सकते हैं। लेकिन जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ इस चीज़ को तो रट लेना है, ध्यान रखिएगा, इस चीज़ को रट लेना है ना। बकिंघम के अनुसार बुद्धि सीखने की योग्यता है। बुद्धि से व्यक्ति के व्यक्तित्व का ज्ञान होता है। अब बुद्धि के प्रकार आपको लिख देने हैं। थार्नडाइक के अनुसार बुद्धि के 3 प्रकार की होती है। थार्नडाइक ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए, 3 प्रकार बताए, सामाजिक बुद्धि, स्थूल बुद्धि और अमूर्त बुद्धि। क्या बताया, थार्नडाइक के अनुसार बुद्धि 3 प्रकार की होती है, सामाजिक, स्थूल और अमूर्त। अब देखिए सामाजिक, स्थूल और अमूर्त बुद्धि आपको लिख देनी है। क्या क्या होते हैं सामाजिक। मित्रों सामाजिक बुद्धि किसे कहते हैं, इस बुद्धि से अभिप्राय व्यक्तियों को समझने तथा उसके साथ व्यवहार करने की योग्यता है। सामाजिक बुद्धि का मतलब यह है कि समाज में व्यक्ति किस तरीके से रहन सहन करेगा, सामाजिक व्यक्तियों के बीच में जस्तर उसका कैसा होगा, यही होता है। इस बुद्धि का अभिप्राय व्यक्तियों को समझने तथा इसके साथ व्यवहार करने की योग्यता होती है। स्थूल बुद्धि क्या है, इस बुद्धि का अभिप्राय विभिन्न वस्तुओं को समझने तथा उनके प्रयोग करने की योग्यता है। वस्तुओं को समझने और उसके प्रयोग करने की योग्यता को स्थूल बुद्धि कहते हैं। जैसे आप ड्राइवर बनना चाहते हैं तो आपको टेक्निकल जानकारी आपको चाहिए। अमूर्त बुद्धि क्या है, इस बुद्धि से अभिप्राय गणितीय संकेतों को समझने से है, अमूर्त बुद्धि, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन में लघुत्तरी में और लिया हूं, मानसिक बुद्धि लब्धि निकालने का है। मोहित कक्षा 8 में पढ़ता है, 10 में पढ़े उससे हमसे नहीं मतलब है। जिसकी वास्तविक आयु 13 है, वह 15 वर्ष की मानसिक आयु रखता है, उसकी बुद्धि लब्धि ज्ञात कीजिए। मैंने बुद्धि लब्धि का भी फार्मूला मैंने आपको बताया है, रट लीजिएगा बुद्धि लब्धि का फार्मूला, क्योंकि ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ये जो है VVI है, ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। बुद्धि लब्धि IQ, IQ बराबर होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। क्या होता है, बुद्धि लब्धि बराबर होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100, ठीक है। तो 15 बटे 13, 15 उसकी मानसिक आयु हो, वास्तविक आयु 13 है, 15 बटे, यहाँ पे देख लीजिए भाई 15 है 13 है ना। तो उसी तरीके से आप लिखिएगा 15 बटे 13 गुणे 100 कर लीजिएगा। 1500 बटे 13 आप काट दीजिएगा 115.4। ये मतलब 110 से ऊपर जिनकी बुद्धि लब्धि आती है उन्हें माना जाता है यह श्रेष्ठ बुद्धि का है, ठीक है। चलिएगा इतने ही क्वेश्चन मैं आपको दे पाया था। आगे जो है जो 50 नंबर वाले पेपर रहेंगे
वो बहुत ही बेहतर तरीके से आपको कराए जाएंगे। धीरे धीरे सभी मॉडल पेपर मैं आपको देने का प्रयास करता रहूँगा। मेरा उद्देश्य तो केवल आपको डीएलएड कराना नहीं है, लेकिन डीएलएड का पेपर आने वाला है तो मुझे भी लगा कि कुछ प्रश्न पत्र आपको दे दिए जाएँ। कुछ मेरी तरफ से आपको प्रसाद के रूप में जो भी दे सकता हूँ मैं देने का प्रयास करूँगा। फिर से मैं कहूँगा, आपको पढ़ना अपनी तरीके से है, मेहनत आपको खुद सीरीज से करनी है। जितना मेरे से हो सकता है 1-2 वीडियोज के माध्यम से मैं आपको देने का प्रयास करता रहूँगा। ठीक है, देखिए यह वीडियो आपको कैसी लगी यह कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैंने बेहतर को और बेहतर बनाने का प्रयास आगे करूंगा। हो सकता है इसमें कुछ क्वेश्चन आपको टफ लगे हों, कुछ क्वेश्चन अनुभवहीन टाइप के लगे हों, क्योंकि अभी पहला पेपर था जो बनाए थे मैंने, उनको जो है पूरा टारगेट नहीं दे पाया था, वो अपने अनुसार बना दिए थे। आगे मैं भी इसमें सलाह दूंगा कि इस तरीके का पेपर होना चाहिए। इसमें कुछ चीज़ें आपके लिए टफ हो सकती हैं, आगे मैं उसे जो है उसी लेवल का कराऊंगा जिस लेवल का एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो यह पेपर जो 50 नंबर वाले पेपर रहेंगे, आप लोग एक राय दीजिएगा। मैं आपको जो है 50 नंबर वाले पेपर में पूरा पेपर नहीं कराऊंगा। इसमें बहुविकल्पीय का एक दो वीडियो बनवा दूंगा, 1-2 वीडियो अति लघुत्तरी का बनवा दूंगा, 1-2 वीडियो लघुत्तरी का बनवा दूंगा। इस तरीके से करूंगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि बहुविकल्पीय अति लघुत्तरी 50 नंबर का पूरा पेपर एक साथ में आपको अगर पिलाऊंगा तो थोड़ा सा आपको लगेगा कि यार वीडियोज लंबी हो रही है। मेरा उद्देश्य नहीं रहता है कि आप वीडियोज देखिए, मेरा उद्देश्य ये रहता है कि आप सभी लोग पढ़िए। बस ये वीडियोज देने का मात्र और मात्र यही उद्देश्य है कि आप जो है पढ़ाई को किस तरीके से करना है, आपको पेपर में किस तरीके से लिखना है, एक आदर्श प्रश्न पत्र दिखाने का मेरा दायित्व है। लेकिन पढ़ना आपको अपने आप सीरीज से है। ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई पर, सेल्फ स्टडी पर समय देना है। इसी वजह से मैं 50 के 50 नंबर का पेपर आपके सामने नहीं लेकर के आया। जो 25 नंबर वाले पेपर होंगे वो तो पूरा का पूरा मैं आपके सामने दे दूंगा। किसी तरीके का पेपर आता, क्योंकि वो मात्र नॉर्मल होता है, उसे आप देख सकते हैं। ठीक है, यह वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, फिर से मैं कहूँगा, यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। हो न मायूस न घबरा इस अंधेरे से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। वक्त आने दो, कुछ लोग पूछते हैं, कुछ लोग आपके पड़ोसी भी पूछते होंगे। राम प्रसाद बिस्मिल जी की लाइन है, वक्त आने दो बता देंगे तुझे आसमां, वक्त आने दो बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। कितना बड़ा काम हम आप अपने समाज के लिए करेंगे यह कोई नहीं जानता है। बस आप खामोशी से मेहनत करिए, सफलता आपकी एक दिन जरूर भूचाल लाएगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।